हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने फॉर्मल चार्ज देखा था। मैंने आपको फॉर्मल चार्ज के एप्लीकेशन ही बताए थे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेजोनेंस। रेजोनेंस रेजोनेंस होता क्या है? तो रेजोनेंस तो एक बहुत अच्छा टॉपिक है और आज मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। रेजोनेंस एक्चुअली क्या होता है और क्यों होता है। बहुत बच्चों को ये चीज़ नहीं क्लियर होती है, तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ कि एक्चुअली रेजोनेंस क्या होता है। तो देखिए, पहले तो कुछ कुछ रूल्स मैं आपको बता दूं कि जो यूनिवर्सल थंब रूल हैं आपको हमेशा काम आएंगे। एक रूल है जिसको मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी सिस्टम जो है, अगर उसकी जो एनर्जी है अगर वो हाई है, ये अपर एरो जो बना है इसका मीनिंग हाई एनर्जी। तो एनर्जी अगर उसकी हाई होगी तो उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो स्टेबिलिटी लो हो जाएगी, और अगर एनर्जी लो है उसकी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? हाई होगी। अभी होता क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया है कि अगर चार्जेस चार्जेस इंटेंस हैं, एक जगह कंसंट्रेटेड हैं, तो उस स्टेज में जो आपका एनर्जी होता है वो एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। और स्टेबिलिटी क्या होती है? लो होती है। और चार्जेस जब डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो एनर्जी लो होती है और स्टेबिलिटी हाई होती है। तो ये अपने को समझना है कि चार्जेस जो इंटेंस हुए तो एनर्जी उस सिस्टम का हाई हो जाता है और स्टेबिलिटी लो हो जाती है। लेकिन चार्जेस जब डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो एनर्जी सिस्टम का लो होता है और उस सिस्टम की स्टेबिलिटी हाई हो जाती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मॉलिक्यूल का। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ओजोन का, O3। अभी ओजोन का फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। देखिए ओजोन का फॉर्मेशन क्या होता है। तो ओजोन का जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। देखिए ऐसा होता है इसका फॉर्मेशन। तो ये यहाँ से एक डबल बॉन्ड होते हैं और ये अपना एक लोन पेयर इसको देता है। तो ये एक्चुअली कैसा इसका हुआ, अगर मैं इसका पूरा फॉर्मेशन दिखाऊं आपको तो कैसा कि ये इस तरीके से आपका ये फॉर्मेशन होता है। अब बात क्या है यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में कि यहाँ पे चार्जेस जो है वो इंटेंस हैं और यहाँ पे चार्जेस जो हैं वो लो डेंसिटी है। लो डेंसिटी इंटेंस या इंटेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा ऐसे बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या कि यहाँ पर हाई डेंसिटी चार्जेस है और यहाँ पर लो डेंसिटी चार्जेस है। अब हो क्या रहा है कि चार्जेस की ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। एक्चुअली हमने क्या देखा है, मतलब जो जो ओजोन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और जो डबल बॉन्ड होते हैं वो दोनों पे पार्शियली क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब ये जो डबल बॉन्ड सिर्फ एक जगह है, ये डबल बॉन्ड दोनों पे मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ अपने ये यहाँ पे ये हमें पता कैसे चला कि कैसे ये इवनली होते हैं। तो ये जो आपका डबल बॉन्ड वाला जो आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है वो बॉन्ड बॉन्ड लेंथ है आपका 121 पिकोमीटर, 121 पीएम। और जो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है
148 पैरामीटर, है ना, पीएम। और जब हमने एक्चुअल मॉलिक्यूल में उसका बॉन्ड लेंथ देखा तो वो बॉन्ड लेंथ था आपका 128 पीएम, यहाँ 128 पीएम और ये भी 128 पीएम। तो एक्चुअली सिस्टम में जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था चार्जेस का, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जो था वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है ना। और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के साथ ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है और यहाँ एनर्जी हम अपने को ज़्यादा दिखती है। तो जिसकी वजह से ये मोर स्टेबल O3 मॉलिक्यूल है और ये लेस स्टेबल O3 मॉलिक्यूल है। अब हमने क्या देखा यहाँ पर कि ये जो O3 मॉलिक्यूल होता तो यही है, लेकिन ये O3 मॉलिक्यूल जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हम यूज़ नहीं करते। वो किसी भी केमिस्ट्री में हम ये जो आपका एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है O3 का वो हम नहीं यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम ये है हम यूज़ ये लेस स्टेबल वाला ही करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो O3 जहाँ पे चार्जेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो वो केमिकल बॉन्डिंग के रूल को फॉलो ही नहीं करता है। ये केमिकल बॉन्डिंग के रूल को फॉलो नहीं करता है और ये जो O3 मॉलिक्यूल हाई एनर्जी वाला है, हाई एनर्जी और लेस स्टेबिलिटी वाला है, ये केमिकल बॉन्डिंग के रूल को फॉलो करता है। एक्चुअली पार्शियल बॉन्डिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है केमिकल बॉन्डिंग में। वहाँ या तो सिंगल बॉन्ड होगा, नहीं तो डबल बॉन्ड होगा, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। 1.5 या फ्रैक्शनल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग में कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो इसलिए अब हमें डिस्क्रिप्टिव केमिस्ट्री, थ्योरेटिकल केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए अब हमने क्या किया कि हमने रेजोनेंस बताया। और रेजोनेंस हमने क्या बताया, रेजोनेंस बोला और हमने बोला कि जब कोई एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से किसी मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टी को अगर हम डिस्क्राइब नहीं कर पाए तो वो मॉलिक्यूल रेजोनेंस क्रिएट करते हैं। जैसा यहाँ इसको मैं ऐसे दिखाऊं, अगर देखिए कि पहला जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था उसमें ये इस तरह से स्ट्रक्चर था आपका, है ना, ये स्ट्रक्चर था आपका O3 का और होता ये है। तो हमने बोला कि ये एक स्ट्रक्चर से आपका ओजोन के पूरे प्रॉपर्टी को हम नहीं बता सकते हैं, तो हमने एक और स्ट्रक्चर बनाया इसका और बोला कि ये 1 2 3 1 2 और 3 यानी 1 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी है और 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है। यानी ये जो 1 2 है ये क्या है, एक्चुअली ये ड्यूअल नेचर है 1 2 के बीच में। उसी तरह 2 3 के बीच में पहले वाले मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है और दूसरे वाले मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है, यानी वहाँ भी ड्यूअल बॉन्ड कैरेक्टर है। और ये दोनों ही केमिकल बॉन्डिंग के रूल को फॉलो करता है। तो अब कई बार क्या स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा होता है कि 1 और 2 जो है जो मैंने यहाँ O3 का स्ट्रक्चर बनाया है वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहता है। ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म्स।
रेजोनेंस फॉर्म बोलते हैं या कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। और ये फॉर्म जो हैं, ये फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होते हैं, और ना ही ये दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट तो आपका ये थर्ड वाला फॉर्म ही एग्जिस्ट करता है, ये एक्चुअल मॉलिक्यूल है। एक्चुअल मॉलिक्यूल तो ये है, लेकिन केमिस्ट्री, इसमें हम केमिकल बॉन्डिंग के रूल को लगा नहीं सकते हैं, ये फॉलो नहीं करता केमिकल बॉन्डिंग के रूल को। यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन वगैरह नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए केमिकल बॉन्डिंग के रूल को फॉलो करवाने के लिए और मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टीज़ को बताने के लिए हमने रेजोनेंस बनाया। रेजोनेंस फॉर्म एक्चुअली होते नहीं हैं, ये आपका इमेजिनरी है, ऐसा कुछ होता नहीं है। रियल मॉलिक्यूल आपका जो है वो आपका पार्शियल बॉन्डिंग, इसे जो रियल मॉलिक्यूल है उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वही आपका एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है, कैनोनिकल फॉर्म्स होते नहीं है। तो आज आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ होगा रेजोनेंस के बारे में, कि पहला हमें लगता है कि रेजोनेंस जो होता है वो रेजोनेंस में जो कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं, जो डिफरेंट रेजोनेंस फॉर्म होते हैं, वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होता है, जो कि ऐसा नहीं होता है, वो होते ही नहीं है, होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। और उनको बस इसलिए पढ़ा जाता है कि वहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग के रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। और जब हमने दोनों स्ट्रक्चर बनाए O3 के, तो उससे हम सारे प्रॉपर्टीज़ को भी बता सकते हैं कि हाँ 1,2 और 2,3 के बीच में ड्यूअल नेचर है, सिंगल बॉन्ड भी है और थोड़ा डबल बॉन्ड भी है। तो इस वजह से हम रेजोनेंस को यूज़ करते हैं, रेजोनेंस फेनोमेना को यूज़ करते हैं। बस रेजोनेंस इसलिए होता है। अब रेजोनेंस होता क्यों है? तो रेजोनेंस के वजह से जब चार्जेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो रेजोनेंस जो फिनोमेनन है उससे क्या होता है, चार्जेस जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। क्योंकि चार्जेस जब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो जो एनर्जी है सिस्टम की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया रेजोनेंस क्या है, क्यों होता है और क्या नहीं होता है रेजोनेंस के बारे में, एक्चुअली क्या होता है रेजोनेंस में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।